नमो नमः। नमस्कार मित्रों, संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा प्रबंधन की। इससे पहले हमने शिक्षा शास्त्री बीएड यानी CU ET PG का जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा तीसरा यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो उसमें हमने 3-4 टॉपिक कर लिए हैं। यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा प्रबंधन की। तो कक्षा प्रबंधन होता क्या है ये समझते हैं। एक कक्षा में शिक्षण के लिए या शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होना तथा कक्षा को सुचारू रूप से चलाना ही कक्षा प्रबंधन है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो उस क्लास में पूरी क्लास को नियंत्रित करना। और नियंत्रित कैसे करना कि जैसे कि हम जो भी पढ़ाने जा रहे हैं विषय वस्तु उसको अच्छे से पढ़ा सके। अब पता लगा कि आप क्लास में जाएं और बच्चे शोर कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें उनको बताना या ऐसी चीज़ों से मोटिवेट करना जिससे कि वो आपको अच्छे से सुने। अब परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा में प्रोफेसर SK दुबे के अनुसार कक्षा कक्ष से अभिप्राय भौतिक तथा मानवीय संसाधनों के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावी व दक्षतापूर्ण बनाते हैं। यदि इस यहाँ पे बात करें तो क्या होता है कक्षा प्रबंधन ये होता है कि जो मानवीय और मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से, मानवीय से तात्पर्य हो जाएगा आपका कि वहाँ पे जो भौतिक वातावरण है उसको, और मनोवैज्ञानिक में हो जाएगा कि आपका जो साइकोलॉजिकल माइंड है उसके अकॉर्डिंग। दोनों के सहयोग से आपको कक्षा को ऐसा बनाना है, कक्षा कक्ष को, कि जिससे कि आप जो भी पढ़ाएं वो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए और अधिगम क्या हो जाए, उनको दक्षतापूर्ण हो जाए। यानी कि अधिगम उनको पूर्ण रूप से समझ में आए तभी दक्षतापूर्ण होगा। अब कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत देख लेते हैं। सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत। अगर हम सामान्य सिद्धांत की बात करें तो सामान्य सिद्धांत में आत्मनियंत्रण हो जाएगा, समझ और स्वीकृति हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो जाएगा, उत्पाद कार्य हो जाएंगे। यानी ये सामान्य सिद्धांत है कक्षा कक्ष प्रबंधन के। विशिष्ट सिद्धांत की बात करें, नियोजन यानी प्लानिंग हो गया, प्रोत्साहन हो गया यानी आप बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित भी करना है, जिम्मेदारी देना यानी कि उसको क्या कहते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता देना, न्यूनतम बाधा, किसी प्रकार की बाधा ना हो, स्पष्ट नियम हो, पुरस्कार दिया जाए और अच्छा वातावरण उनको उपलब्ध कराया जाए। यानी कहने का मतलब ये होता है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत में सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत में हमने यही देखा है कि सामान्य सिद्धांत में कैसे नियंत्रण करना है, आत्मनियंत्रण, अपने आप को कैसे नियंत्रित करना है, समझ और स्वीकृति, आपका जो सुझाव है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्वीकृति है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उत्पाद कार्य, अब कोई भी कार्य जो उत्पन्न होते हैं, जो करने वाले होते हैं, किए जाने वाले होते हैं। फिर विशिष्ट में क्या होगा, प्लानिंग होगा, प्रोत्साहन होगा, जिम्मेदारी होगी, न्यूनतम बाधा होगा, स्पष्ट नियम होंगे, पुरस्कार होंगे, अच्छा वातावरण होगा। इसके बाद है कक्षा प्रबंधन के आयाम। मनोवैज्ञानिक आयाम है, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम है, भौतिक आयाम है, नैतिक आयाम है। तो इन चारों आयामों को हम विशेष रूप से अभी विशिष्ट रूप से देखेंगे। पहले बात करते हैं मनोवैज्ञानिक आयाम की। तो मनोवैज्ञानिक आयाम क्या है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का प्रमुख स्थान है इसमें। मनोवैज्ञानिक आयाम में अध्यापक शाब्दिक और गैर शाब्दिक क्रियाओं द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करता है। तात्पर्य ये है कि अध्यापक जब कक्ष में जाता है तो वो पूरा कोशिश करता है इस शब्द के और गैर शाब्दिक शब्दों का प्रयोग करके और जो भी क्रियाएं होती है उसको करके बच्चे को प्रेरित करे, अभिप्रेरित करे, यानी उनको मोटिवेट करे। व्यवहार का पुनर्बलन है, और उनके जो व्यवहार होते हैं, मान लो कोई बच्चा शोर कर रहा है तो उसको समझाना है कि बच्चे आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसी गलतियां नहीं करना है। सहभागिता का प्रोत्साहन। अब सहभागिता का प्रोत्साहन से तात्पर्य ये है कि यदि वो कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हम ग्रुप में देंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ देंगे तो ऐसे बच्चे जल्दी सीखते हैं ऐसे में। इसके बाद है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। इसमें देख लेते हैं सामाजिक सांस्कृतिक आयाम में कक्षा वांछनीय सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के माध्यम से उसमें नए समाज को आकार प्रदान किया जाता है। यानी कि जो वांछनीय है व्यवहार उनका, उसको क्या करना है, कक्षा वांछनीय सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के माध्यम से
कहने का मतलब ये है कि जो वांछनीय हो, यानी कि जो ना करने योग्य हो, तो ऐसी चीज़ों को क्या करना है, हटा करके उसमें क्या करना है, नया रूप देना है। ठीक है, ये तात्पर्य है। अध्यापकों में संबंध, यानी अध्यापक से कैसा संबंध है। छात्रों में संबंध, छात्रों में कैसा संबंध है। फिर आगे है अध्यापक और छात्र संबंध, अध्यापक एवं संस्थान के मुखिया के मध्य संबंध, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। फिर है भौतिक आयाम। भौतिक आयाम में क्या हो गया, जहाँ पे हम यानी कि कक्ष का जो पूरा वातावरण है उसको ले लेंगे। भवन में जैसे आपका विद्यालय कैसा है, मैदान वहाँ पे कैसे हैं, कक्ष की रूपरेखा कैसी है, बैठने की व्यवस्था क्या है, प्रकाश और वायु व्यवस्था, यानी कि पता लगा क्लास में अंधेरा ही रह रहा हो, लाइट की व्यवस्था ही ना हो, वायु नहीं ना आ रही हो, एकदम से बंद हो, श्याम पट्ट और अन्य सुविधाएं हो ही ना कक्ष में, प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यानी भौतिक आयाम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर अच्छे अधिगम के लिए अच्छी व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए, यानी आपको अच्छे से पढ़ाना है बच्चों को, तो उसके लिए आपकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। नैतिक आयाम देख लेते हैं। इसमें छात्रों में उचित छात्रों में उचित व्यवहार निर्माण, कक्ष की सुविधाओं का उचित प्रयोग इत्यादि, यानी कि वही है कि आप कैसे कक्ष का प्रयोग कर रहे हैं, छात्रों में उचित व्यवहार निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनमें बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब कक्ष के चर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अध्यापक स्वतंत्र चर हो गया, छात्र आश्रित चर हो गया, और सिलेबस जो हमारा हो जाएगा वो मध्यस्थ चर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपसे इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। अध्यापक स्वतंत्र है, छात्र आश्रित है, मध्यस्थ वाला चर हमारा हो जाएगा इसमें क्या कहते हैं, सिलेबस इत्यादि पाठ्यक्रम हो जाएगा। अब स्वतंत्र चर में क्या बात करते हैं, शिक्षक है तो शिक्षक के बारे में आपको पता ही होगा। अध्यापक कक्ष प्रबंधन का मुख्य चर होता है। कक्षा अधिगम को सुविधापूर्ण बनाता है, छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करता है, कक्ष की अनुदेशनात्मक प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन करता है। ये हो गया स्वतंत्र चर हो गया। आश्रित चर में आ जाएगा आपका छात्र, शिक्षण प्रयोजन, अधिगम को सुविधापूर्ण बनाना और अधिगम शिक्षण पर निर्भर रहना। स्मृति चर रटन अधिगम हो गया। बोध स्तर, ज्ञान परिपक्वता व समझ विकसित करना हो गया। ठीक है, इसके बाद मध्यस्थ चर की बात करते हैं। तो मध्यस्थ चर अंतःक्रियात्मक होता है, जो छात्र और अध्यापक के बीच संबंध स्थापित करता है, जिसमें शिक्षण विधियों का प्रयोग हो जाएगा, शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो जाएगा, विषय वस्तु इत्यादि का हो जाएगा। यानी मध्यस्थ चर में शिक्षण विधि भी काम आएगी, सिलेबस भी काम आएगा, पाठ्यक्रम भी जो भी है आपका, ये सारी चीज़ें आएंगी मध्यस्थ चर में। इसके बाद बात करते हैं कक्षा प्रबंधन के घटक, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म होगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी कक्षा प्रबंधन के घटक, अधिगम को रोचक बनाना, यानी अधिगम को आपको क्या करना है, खूब अच्छे से प्रेजेंट करना है ताकि बच्चों को समझ में आए और वो रोचक पूर्ण से सीख सकें। छात्रों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरणा देना, यानी उनको मोटिवेट मोटिवेट ही करते रहना चाहिए। छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, अनुशासनहीनता पर नियंत्रण करना, शोर शराबा ना हो, वांछित व्यवहार पर पुनर्बलन, यानी वांछित जो अवांछनीय व्यवहार है उसको क्या करना है, पुनर्बलित करना है। मतलब कहने का मतलब उनको कम करना है अवांछनीय को, और उसको वांछित करके उसको बढ़ावा देना है। कक्ष में छात्रों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना, यानी कि बच्चों को सहयोग करके सीखने की क्रिया पर बल देना है। उचित वातावरण कक्ष का होना चाहिए। तो ये सब हमारे कक्षा प्रबंधन के घटक थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।